हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? प्लीज बता दो एक बार। हाँ सर, आ रही है आवाज। अच्छा, चलो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट क्लास का कुछ रिवीजन करा? वैसे रिवीजन में लाइक था नहीं, आपका हो गया ऐसा? थोड़ा बहुत कुछ देख के आए हो? अच्छा, और एक बात ये है कि हम लोग ना नॉर्मल बीच में इंग्लिश के वर्ड सीखते चलेंगे, ठीक है? इंग्लिश के वर्ड सीखते चलेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। आप लोग सभी लोग कॉलेज में जाने वाले हैं, ठीक है? तो मेडिकल करेगा, जब के नीट वगैरह, ठीक है, कोई आईटी जेईई करेगा, तो वहां हम लोग इंग्लिश में पढ़ाएंगे। तो अभी से हम लोग थोड़ा बहुत मजबूती अपने साथ रख के चलेंगे। चलो बताओ फिर सारे बच्चे आ गए? कितने बच्चे होने पहले देख लिया? लगभग सभी आ गए। मोहित, शिवकुमार, चलो कौन नहीं आया? तो चार बच्चे नहीं आए। बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है मार्कर? तो दिख रहा है? यस सर। यस सर दिख रहा है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे पिछली क्लास में? हम लोग कर रहे थे क्या? कंसंट्रेशन। और अभी 1 ही मिनट हुआ वैसे, तो बाकी बच्चों का इंतजार कर लेते हैं, वो भी आ जाएंगे। वैसे हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे, शायद सांद्रता। याद आया आपको? यस सर। पक्का याद है या नहीं? अभी कुछ आया ना तो कह दो। क्यों शर्मा? हिमांशु शर्मा, शर्मा जी बताइए। यस सर। यही कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में। मैंने सर ली नहीं थी सर, तबीयत खराब थी सर मेरी। ओके, जिनकी तबीयत की क्लास छूट जाती है, वो रिकॉर्डिंग होती है क्लास की, जरूर ले लिया करो। ओके सर 23 तारीख की सर क्लास नहीं आई सर, और सर बाकी सर सब आए हैं सर। तो दोबारा फोन कर देना राजीव सर को, तो कर देंगे आपको। पैसे दिए हैं यार, है ना? सीधी सीधी सी बात। यस सर। चलो, सो लगभग आ गए हैं सभी, आई गेस, है ना? तो मैं कह रहा था पिछली क्लास में हम लोगों ने मैटर के बारे में पढ़ा था, पदार्थ क्या होते हैं, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है? और फिर हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ मैटर आ गए। कंसंट्रेशन का मतलब किसी की सांद्रता कैसे बताते हैं। तो सांद्रता में हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था, जिन्होंने पिछली क्लास ली थी? रोहित खन्ना पिछली क्लास में थे, बताइए हम लोगों ने सांद्रता यानी कंसंट्रेशन में कौन कौन सी चीजें पढ़ ली थी? हमने मोलारिटी पढ़ ली थी, यानी कि मोलरता, और मोलारिटी, मोललता और मोलरता दोनों पढ़ लिया था। हाँ सर। दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। जो बच्चे 11वीं क्लास में, कुछ यहाँ पे एक्चुअली 11वीं वाले भी हैं का, तो 11वीं वालों को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपकी मेरी आवाज से बाकी बच्चों को भी यही प्रॉब्लम हो रही है आवाज वाली? हाँ सर, सही आवाज नहीं आ रही आपकी। बच्चे वो आपके नेट में इशू होगा, पीछे से सारे ऐप को हटा दो, रिफ्रेश कर दो, ठीक है? मैंने आपको उस दिन बताया था कि जो जूम में क्या है, नेट का इशू होता है, ठीक है? चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने मोलरता और नॉर्मलता, ये जो 11वीं, सॉरी नॉर्मल कह रहा हूँ, मोलरता और मोललता दोनों में किसी को दिक्कत नहीं है 11वीं वालों को? नो सर। वो सर तीसरी कौन सी पढ़ेंगे हम लोग, बताओ? तीसरी हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता। देखिए, नॉर्मलता हम लोग आखिरी में पढ़ेंगे बच्चे, आखिरी मतलब जब ये चैप्टर आएगा, इसका जो चैप्टर आएगा ना उसमें पढ़ेंगे, वरना थोड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी मोल कांसेप्ट नहीं पढ़ा है। मोल कांसेप्ट तो पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है? अब लोग हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? मोल फ्रैक्शन। क्या होता है मोल फ्रैक्शन, कौन बताएगा? मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कौन बताएगा?
मूल प्रभाव होता है सर, मूल प्रभाव। मोल प्रभाव या मोल भिन्न? मूल प्रभाव होता है। अच्छा, पक्की बात है, सही कह रहा है बच्चा। हाँ सर। और मोल भिन्न क्या होता है? चलो सही कह रहे हो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, अब क्या होता है केमिस्ट्री में ना हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ के इस्तेमाल बहुत करते हैं। ये थोड़ी बहुत ऐसे इंग्लिश चल जाएगी कि नहीं, है ना, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, एकदम से कोर्स तो नहीं पढ़ रहा है, एक एक शब्द ऐसे आते रहे और आप लोग जानते रहो, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे किसी को? अगर हो तो बोल देना, कोई बात नहीं, मैं प्योर हिंदी में भी आ जाऊंगा। सर उसके नीचे हिंदी भी लिख दिया करो सर। क्या सर हिंदी में भी लिख दिया करो सर। हाँ बच्चे, मैं वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बस मेरा तो काम है आपको सिखाना, मेरा तो यहाँ पे आपको केमिस्ट्री भी सिखाने का मन है, मेरा तो यहाँ पे इंग्लिश भी सिखाने का मन है, ठीक है, तो इसलिए मैं पूछ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं उसमें कोई ऐसे बोल दिया करो, ठीक है, ऐसी कोई वो नहीं है कि नहीं सर आप वही करोगे। एक सेकंड दे दो, स्क्रीन में क्या दिक्कत हो रही है? दो सेकंड दे दो, दो सेकंड दे दो। ठीक है, अब ओके, मोल फ्रैक्शन बच्चे, आपने कहा था किसी बच्चे ने मोल प्रभाज, ठीक है, ये भी ठीक है, भिन्न वर्ड भी ठीक है, दोनों ठीक है, ठीक है। मोल प्रभाज क्या होता है बच्चे, केमिस्ट्री में हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। ये होता क्या है, मान लो एक विलेन बनाया हम लोगों ने जिसमें मोहित है और मैं हूं, ठीक है, ओके मोहित, ठीक है, आप हो और मैं, तो अब होगा क्या, उस विलेन में, उस सॉल्यूशन में सिर्फ हम ही दोनों हैं, अब हम ही दोनों हैं तो हमारा कोई ना कोई हिस्सा होगा, ठीक है, मेरा कितना हिस्सा होगा, आपका कितना हिस्सा होगा, उसी को हम लोगों ने बोला है कि मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, ठीक है। मान लो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी कि विलेन, ठीक है, आप लोग लिख भी लिया करो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लिया करो आप लोग, ठीक है, विलेन है जिसमें ए और बी का मिक्सचर है। अब ए क्या है हमारा, ठीक है, एक है ए है विलेय, विलेय को हम लोग कहते हैं सॉल्यूट, बी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, यानी जिसमें हमने घोला गया है, क्या है ये, विलायक, ठीक है। अब ये है, अब इसके ये पहले बताओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, मोल निकालने में कि कितने मोल है, पिछली क्लास में बताया था कि जितना मास हो उसके मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो मान लो कि जो ए है विलेय, उसके कितने मोल्स हैं, Na, ठीक है, ए के जो मोल्स हैं वो है Na, ठीक है, यानी ये Na बताता है कि ये ए के मोल्स है। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही बी के मोल कितने हो जाएंगे बच्चों, Nb, बी के मोल कितने हो जाएंगे, Nb, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब मुझसे कोई कह दे कि मोहित, मोहित है ए और मैं हूं बी, तो बताओ मोहित का हिस्सा कितना है, मोहित का परसेंटेज कितना है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से। तो अगर मुझे निकालना होगा मोहित का हिस्सा, तो मैं कैसे निकालूंगा, मोहित वाले हिस्से को ऊपर रख दूंगा और नीचे डिवाइड में टोटल रख दूंगा, यस सर। ऐसे होगा, यस सर। अगर मुझसे कोई कहते कि आप मोल भाज निकालो, मोल प्रभाज निकालो, किसका, ए का, तो मैं क्या लिखूंगा, जितना ए का हिस्सा है और नीचे टोटल कर दूंगा,
ठीक है, अगर मुझसे ऐसे ही कोई कहता कि बी का निकालो तो मैं क्या करता, बी के जितने मोल होते हैं उसे ऊपर लेता, नीचे टोटल रखता। आ गया समझ में मोल प्रभाज सभी को? Yes, sir. ठीक है, Sir. अगर कोई Yes, sir. हाँ कोई ऐसा मान के चलो, याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये प्रतिशत वाले सवाल कर रहे होते हैं, है ना, कि लगभग अगर मैं इसे सब कुछ मिला के 100% होता है। हाँ सर, है ना, सब कुछ मिला के 100% होता है। तो मैं एक तरीके से इसे एक मान लूं, अगर मैं उसे फ्रैक्शन में लिख रहा हूं ऐसे 1/2, 2/3, 4/5, ये सब जोड़ के कितना आता है? 1 आता है, सबसे बड़ी संख्या 1। Yes, sir. तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों मिला के ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 1। अगर आपको आपके सवाल को उसने ये निकाल दिया है और आपको ये निकालना है तो याद रखो उसे 1 से माइनस कर दो, 1 से घटा दो, ऐसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मोल प्रभाज आ गया समझ में? पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चों को, मतलब जितने भी मोहित, मोनू, निशा, सभी को? निशा बच्चा आवाज आ रही है? निशा बच्चा आवाज आ रही है आपको? आपको पिछली क्लास में आवाज की दिक्कत थी, इस बार ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। चलो एक सवाल दो, नहीं पे एक सवाल करना है कि हमने लिखो, हिंदी में लिख लो जल्दी से। एक विलयन बनाया है जिसमें 5 ग्राम, ठीक है, 5 ग्राम क्या डालें? 5 ग्राम आप डालो ग्लूकोज। 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम पानी में मिलाया है। अब आप निकालो मोल प्रभाज ग्लूकोज का जल्दी से। सवाल क्लियर है? समझ में आ गया? सवाल क्लियर है? जो ग्लूकोज है वो है 5 ग्राम, पानी कितना है? 100 ग्राम, और आपको निकालना है मोल प्रभाज किसका? ग्लूकोज का। क्या होगा? सवाल बिल्कुल सरल, मतलब सिंपल है, क्लियर है? पहले तो सवाल समझ में आना चाहिए। रोहित सवाल समझ में आया? 1/21. यस सर आ गया समझ में। 1/21. आंसर नहीं पता सर, मैंने अभी ऐसे आपके मन में सवाल दे दिया, मुझे आंसर बिल्कुल भी नहीं पता। ओके, तो मुझे बिल्कुल भी आंसर नहीं पता है, आप बस मुझे बता दो सवाल समझ में आया तो आपके सामने। अगर सभी बच्चों का एक जैसा आंसर आ रहा होगा तो इसका मतलब आंसर ठीक है। एक बच्चे ने भी आंसर दिया था, किसने? Yes, sir. क्या आंसर आया था आप लोगों का? Sir, 1/21. 1/21. 1/21 सभी का आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ऐसा कोई एक बच्चा है जिसे समझ में नहीं आया कि इसे हम कैसे करेंगे? कोई भी एक बच्चा है? वैसे अच्छा ये बताओ, 1/21 सामने निकाल लिया, इसे पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले। रुको सर अभी मैं कर रहा हूँ। नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने हैं ना? हाँ सर निकाल रहा हूँ। 5/180। हाँ तो बच्चे पहले तो ग्लूकोज का मोलर मास बताओ। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? जिन लोगों ने सवाल कर लिया है मोलर मास का सर मतलब 180। क्या सर? मोलर मास का मतलब समझ जाते हो? छोटी छोटी इंग्लिश, कोई दिक्कत तो नहीं है? आणविक द्रव्यमान, मोलर मास। ओके सर ओके। ठीक है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है? पहले तो फॉर्मूला बता दो ग्लूकोज का, तभी तो आप मोलर मास निकाल पाओगे। फॉर्मूला बताओ ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। यस, C6H12O6। C6H12O6। तो इसका कितना आ जाएगा? मोलर मास कितना सर आ जाएगा? 180। 180। चलो बहुत बढ़िया। यूनिट क्या होती है? 180 ग्राम बटे मोल।
क्योंकि ये मैंने उस दिन भी सिखाया था, 1 मोल ग्लूकोज का वजन है, ठीक है। एक ग्लूकोज के अणु का वजन नहीं है ये, बहुत 1 मोल ग्लूकोज के अणु का वजन है, और 1 मोल में कितने होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। और एवोगैड्रो नंबर हमारा क्या था, 6.022, याद है कुछ? 6.02 into 10 to the power 23 mole inverse. हाँ, बस सिंपल बात है यार, सबको एक दूसरे से जोड़ना होता है, केमिस्ट्री बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। अब मुझे आंसर देंगे निशा बच्चे, नंबर ऑफ मोल निकालो ग्लूकोज के मोल कितने आए हैं बच्चे? निशा प्लीज माइक ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ फॉर्मूला क्या होता है निशा? पहले तो फॉर्मूला बता दो मुझे, फॉर्मूला बता दो जल्दी से। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिया हुआ द्रव्यमान बटे में मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है। दिया हुआ कितना है 5 ग्राम और बटे में 180 ग्राम सर पर मोल, इसे डिवाइड करेंगे 5 बटे 180 कितना आएगा? जितना भी आए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, जितना भी आए कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही इसका निकाला, ऐसे ही पानी का निकालो सर। हाँ बच्चे बोलो आंसर हाँ कितना है? 1/201. 1/201 सही है सभी का? यस सर। बच्चे ने सही कहा, ठीक है। पानी का मोल कैसे निकालेंगे? जो भी पानी का वजन होता है कितना दिया है 100 ग्राम, और उसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास कितना होगा बच्चों? पानी का मोलर मास कितना होगा? 100/80. अरे मोलर मास 18 18 सर। 18 80 नहीं 80 अलग हाँ सर, है। 18. हाँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम लोग टीन एज हैं, मतलब 18 19 17 ये सब टीन है, तो इसे 18 कर लेंगे तो जो भी आएगा। अब मुझे ग्लूकोज का मोल भाग निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले में पहले ग्लूकोज का मोल भाग कितना आया था? 5/180। नीचे टोटल करना है, तो टोटल में 5/180 प्लस 100/18, यही होगा। ऐसे करा है सब लोगों ने, ऐसे करा है? हाँ सर, ऐसे ही किया है मैंने। चलो बहुत बढ़िया, अब आंसर निकल जाएगा, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी बताओ, हम लोगों ने प्रतिशत वाले तो सारे कर लिए थे, वजन बटे वजन, आयतन बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ये सारे हो गए थे। हाँ सर। चलो बढ़िया, तो ये समझ में आया? कोई एक बच्चा जिसे समझ में नहीं आया? कोई भी बच्चा? बहुत धीरे धीरे स्टार्टिंग चल रही है। आज ये आपके इंट्रोडक्शन क्लास की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। हो सकता है आज ही चालू हो जाए आखिरी में। हम लोग चैप्टर आसान सा वाला चालू करेंगे थोड़ा सा, लेकिन बच्चों को आसान नहीं लगता, लेकिन होता आसान है। कौन सा बाद में अभी से बता देता हूँ। फिर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना बाद में चालू करते हैं। परमाणु संरचना, ओके सर। है ना, अभी हम इसे देख लेते हैं। एक होता है पीपीएम करके, पीपीएम पार्ट्स प्रति मिलियन, प्रति मिलियन। मिलियन का मतलब Yes, क्या sir. होता है? सब लोग देखते हैं यूट्यूब में, उसके 1 मिलियन हो गए, उसके ये हो गए, सुना नहीं वर्ड? हाँ सुना है सर। हाँ, तो क्या होता है मिलियन का मतलब? यूट्यूब में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कब होते हैं किसी के? मैं कब समझूं कि उसके 1 मिलियन हो गए? सर लाख होता है। 1 लाख सर, 1 लाख। 1 लाख होता है। 10 लाख, 1 करोड़। 10 लाख सर, 1 लाख को मिलियन 10 लाख, 10 लाख होता है सर। 10 लाख, सर 10 लाख। 10 लाख को 10 सर 10 to the power 6। हाँ 10 लाख। तो बच्चे ये एक और तरीका है हमारे पास, 500 मिलियन।
होता क्या है, सपोज मान के ऐसा चलो कि आपके पास बाल्टी है, बाल्टी में पानी है, ओके, बाल्टी में पानी है और उस पानी में बहुत छोटे छोटे कीटाणु डाल रखे हैं मैंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी संख्या बहुत कम है। तो अब आप बताओ उसमें कंसंट्रेशन में दिखाओगे क्या, मोलारिटी नॉर्मलिटी में दिखाओगे क्या? बहुत छोटी यूनिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे पीपीएम में बताते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, प्रति मिलियन, उसे पीपीएम में बताते हैं। सो आप लोगों ने सुना भी होगा तब उसके बारे में आता है कि पोल्यूशन के बारे में, तो पोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा कि पीपीएम वगैरह बोल देते हैं, हाँ सर, कंसंट्रेशन, सांद्रता। हाँ सर, है ना, तब कोई चीज बहुत कम संख्या में हो, विलय बहुत कम संख्या में हो और विलायक बहुत बड़ी संख्या में हो, जैसे तालाब में कीटाणु, तो हम लोग पीपीएम में बताते हैं। अगर आपने देखा होगा कि ऐसे बोलते गंगा जल, गंगा या उसमें कितना कीटाणु है या किसी पानी में कितने कीटाणु है, तो पीपीएम में बताते हैं। तो पीपीएम में क्या है, सिंपल सा तरीका होता है। पीपीएम में क्या होता है बच्चे, जो भी आपका सॉल्यूट है, यानी कि विलय है, और उसमें सॉल्यूशन आपका बना है विलयन into 10 to the power 6। हाँ, और मैंने यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी है, ये यूनिट यहाँ पे खाली छोड़ी, क्यों खाली छोड़ी है कौन बताएगा? सर हम उसे चेंज कर लेंगे ना। मतलब कुछ सोच के तो मैंने खाली छोड़ी होगी, तो क्यों खाली छोड़ी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। या तो ग्राम में लिख सकते हैं, इसीलिए खाली छोड़िए, ग्राम में या लीटर या मीटर में। बिल्कुल। और बच्चे ये बिल्कुल सही कहा बच्चे ने कि मुझे यहाँ पे जो भी आप यूनिट लोगे, नीचे वाले भी वही ले रहे। अगर आप किसी भी बैक्टीरिया वगैरह का वजन मान के चलो ग्राम में नाप रहे हो, तो आप जो नीचे टोटल मास है बैक्टीरिया प्लस पानी, उसको भी ग्राम में नापेंगे। अगर बैक्टीरिया का कुछ वॉल्यूम ले रहे हो, आयतन, तो नीचे भी टोटल वॉल्यूम लोगे, आयतन लोगे, पानी प्लस बैक्टीरिया। समझ में आई मेरी बात? इसलिए मैंने वो छोड़ रखा। तो प्रति 10 लाख हाँ सर, क्लियर है, समझ में आ गई यहाँ पे? ओके सर। यहाँ पे हो गई हमारी सांद्रता खत्म, यहाँ पे हो गई हमारी सांद्रता खत्म। अब इस सांद्रता से किसी को कोई सवाल पूछना हो, हिंदी समझ नहीं आई, इंग्लिश समझ में नहीं आई या कुछ भी, तो पूछ सकता है बस। लेकिन बच्चों आपको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत इंग्लिश के टर्म सीखने पड़ेंगे, है ना। तो सब लोगों ने वो तो देखी होगी सुपर 30 पिक्चर, देखिए। यस सर, देखिए सर। यस सर। उसमें ऋतिक रोशन से बोलता है ना कि इंग्लिश में नाटक करो। तो क्या होता है, देखो हम माने ना माने, लेकिन लैंग्वेज के चक्कर में हमारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो हिल जाता है। तो अभी से हम सीख के चलेंगे, साथ के साथ आईआईटी जेईई नीट जो भी तैयारी कर रहे हैं उसे भी साथ के साथ करेंगे और इसे भी साथ के साथ करेंगे, ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें कॉलेज में जाके दिक्कत ना हो। पता चले आप आईआईटी तो जा रहे हो, आईआईटी में जाने के बाद आपकी परसेंटेज हर पेपर में कम हो जा रही है, क्यों हो जा रही है? जस्ट लेकिन इंग्लिश की वजह से, तो वो भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। आईआईटी में तो चलेगा लेकिन वहां पे परसेंटेज कम हो जा रही है। आईआईटी में जाने का सिर्फ मतलब ये नहीं होता ना कि आईआईटी में चले गए तो जीवन सफल हो गया। अरे वहां पे भी 4 साल पढ़ोगे, वहां पे भी हर 6 महीने में पेपर दोगे, हर टेस्ट दोगे, वहां पे नंबर नहीं लाओगे तो कौन सी कंपनी पूछेगी आप? सही बात है सर? यस हाँ सर। सर, सही है। ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हम लोग अम्ल और क्षार के बारे में। जल्दी से मुझे बेसिक नॉलेज दे दो अम्ल और क्षार के बारे में, जल्दी से, बहुत फुर्ती में। सर एसिड H+ डोनेट करती हैं और बेस OH नेगेटिव डोनेट करती हैं सर। यस, ये हम पढ़ चुके हैं। हाँ सर। यस सर। ओके, इसके बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग, एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ चुके हैं। सबको हम लोगों ने पैमाना भी पढ़ लिया था, पीएच पैमाना। सर पढ़ा नहीं था, ओनली बताया था। ओके, पीएच पैमाना। चलो हाँ, मैंने बोला था कि मैं सांद्रता पढ़ने के बाद बताऊंगा। ओके चलो, बढ़िया, बहुत देखो होता क्या है,
कि आपने एसिड और अम्ल और क्षार वाली कहानी सुन ली कि भाई क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं क्षार। अब आपको कैसे पता चलेगा? अब हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं, ये सबको पता है बात? हाँ सर। अम्ल होते हैं खट्टे। और क्षार का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा। 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 कभी टेस्ट करा है? पता नहीं सर, पर शायद ये सावन। करा सर सर साबुन साबुन हाँ, रहता है, साबुन चला है। ये सावन सर। का पानी आया है मुंह में तो कड़वा सा होता है, ठीक है। चलो, तो वो अब ये पहले बताओ, अब मैं आपको एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का नाम सबने सुना है? यस सर, सुना है। उसका सॉल्यूशन दे दूं और आपको पता करना हो कि ये एसिड है या अम्ल है, या मतलब एसिड है या बेस, तो आप क्या टेस्ट करके बताओगे मुझे? नो सर, ब्लू सर लिटमस लिटमस पेपर पेपर को पर या सर पीएच पैमाने पर। पीएच पैमाने पर मतलब उसकी H+ की कंसंट्रेशन देखोगे। क्या देखेंगे? H+ की सांद्रता, H+ 1 और की- 7 के बीच में। हाँ, पीएच स्केल, हिंदी में क्या बोलेंगे? पीएच पैमाना। ठीक है। अब ये पीएच का मतलब क्या है? पीएच क्यों लिखा पीएच? सर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन उसकी सांद्रता नाप रहे हैं। किसमें नापते हैं सांद्रता हम लोग? अगर मैं एक वर्ड लिखना चाहूं कि कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू, इतना लंबा इंग्लिश में ना लिखना, हिंदी में भी आती है H+ की सांद्रता 2.5 m है, यानी मोलरता है। इतना लंबा ना तो लिख अम्लीय है। इतना अम्लीय लंबा है। ना लिख के हम लोग सीधा क्या करते हैं? अब लिख दो। ये डब्बे का मतलब समझते हो केमिस्ट्री में? आधे आधे दो ब्रैकेट, इसका मतलब होता है सांद्रता। कुछ बात समझ में आई जो मैं बताना चाह रहा हूँ? यस क्या सर। सर? क्या सर? सांद्रता ऐसे लिखते हैं। अब ये पीएच क्या होता है बच्चे? पीएच होता है कि किसी भी सॉल्यूशन में H+ की सांद्रता कितनी है, किसी भी सॉल्यूशन में H+ की सांद्रता कितनी है। तो ये फॉर्मूला होता है log 1/H+। फॉर्मूला ये होता है इसके। तो होता क्या है, ये H+ है, ये नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का निशान आ जाएगा। सबने पढ़ा है फॉर्मूला? सबने पढ़ा है वाला नो सर। फॉर्मूला? नो नो सर। सर। अभी लॉग यस सर। मैं बताता हूँ ये लॉग का मतलब क्या है। फॉर्मूला देखो, ये लॉग का मतलब क्या है? लॉग मैथ वाले बच्चे जानते होंगे कि लॉग में दो तरीके के लॉग होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग यानी कि बेस e, और एक होता है बेस 10 वाला। ठीक है, वो आगे हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे कि ये आया कहां से, मतलब इसका मतलब क्या है। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कि पानी को pH न्यूट्रल मानते हैं, pH 7 मानते हैं। पानी में क्या होता है कि जो H+ की सांद्रता होती है वो बराबर होती है कितने? OH के। कितने H+ कितने OH, कितने होते हैं दोनों इसकी और इसकी बराबर कितनी होती है बच्चों बताओ? 1.0 की पावर 7 m इतनी होते हैं। सबको पता है बात? ये बात सभी को पता है? नो सर। नो सर। पानी में क्या होता है? पानी में ना बहुत कम मात्रा में जो उसके वाटर होता है H2O, वो H+ और OH में टूटने लगता है। बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा होती है ये, तो इसलिए पानी को हम न्यूट्रल मानते हैं। ठीक है, H+ और OH बराबर है तभी हम उसे न्यूट्रल मानते हैं। pH 7 आता है। अब जिस सॉल्यूशन में अब देखो pH स्केल क्या होगा? यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 जो भी है 8, 9 फिर 8। यही होता है pH का स्केल। यस सर। यस सर। अब 7 होता है, हम बोलते हैं कि अरे pH 7 है यानी कि न्यूट्रल है ना, अम्ल है ना क्षार है। यहाँ पे क्या होता है? H+ बराबर होता है OH के। H+ बराबर होता है कंसंट्रेशन, यानी H की सांद्रता और OH की सांद्रता दोनों बराबर है, तो आपस में लड़ के बेकार होगा।
जैसे ही मैं अम्ल की तरफ जाऊंगा, अम्ल को आपको पता है अम्ल की वैल्यू pH 7 से नीचे आती है, आप सभी को पता है। यस सर। यस तो सर 7 से नीचे जाने का मतलब क्या है, इधर आना 0 की तरफ जाने का मतलब होता है कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है, सांद्रता, वो किससे ज्यादा है, OH नेगेटिव से। OH से, यही बात है। और Yes. 14 की तरफ जाने का मतलब है कि H प्लस की जो सांद्रता है वो कम है OH से। ये जो लिखा है मैंने ये लाइन की साफ है, बिल्कुल एकदम साफ तरीके से समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, इस लाइन में? नो सर, नो सर। ठीक तो है, सर सर दिखाई ही नहीं। दिखाई नहीं दे रहा? क्या कह रहे हैं बच्चे, दिखाई क्यों दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा? यस सर दिखाई नहीं दिए। बच्चे सभी को नहीं दिख रहा क्या? सर सही दिख रहा है। अरे जहाँ तक आपने लिखा है वहां तक सही दिख रहा है। वो नेट में दिक्कत होगी। ठीक है, ये है H प्लस और OH की कहानी कि भाई अगर आपका अम्ल होगा, अम्ल की पावर बढ़ाते रहो, मतलब H प्लस को बढ़ाते रहो तो वो अम्ल की कैटेगरी में 0 में जाता रहेगा, और अगर आप OH बढ़ाते रहो तो वो उसकी H प्लस कम हो जाएगी। भाई होना इतना है, दोनों मिला के 25 डिग्री पे, एट 25 डिग्री पे हमारा जो काम होता है, दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 25 डिग्री पे दोनों मिला के, इसे दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो होना चाहिए 1.4, इतनी होनी चाहिए कंसंट्रेशन। ठीक है, इतनी होती है दोनों मिला के, इतनी। अब आप चाहो तो एक को कम कर लो, अगर एक बढ़ेगा, टोटल हमारे पास कितना है 25 डिग्री में, 25 डिग्री में कितना है टोटल। अगर एक को कम करोगे तो दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को कम करोगे तो वो वाला पहला वाला कम हो जाएगा। अगर आप क्या सर ये क्या है? क्या बच्चे, ये क्या है सर ये? ओके, ये सॉल्यूशन समझ नहीं पा रहे हैं सर। डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी सर इतना मान के चलो कि पीएच स्केल बनाने का तरीका है। पीएच स्केल में ये मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने दोनों को, कि H प्लस की सांद्रता और OH की सांद्रता दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक वैल्यू मिलती है ये। ठीक है, ये मुझे बताती है कि मेरे पीएच स्केल की सबसे आखिरी संख्या क्या होगी, 40, सबसे लोएस्ट संख्या 0। ये 40 कहां से आया, ये इससे आया, 0 से 14 तक जाएगा। जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो आपका स्केल पीछे खिसक जाता है। ठीक है, जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो आपका स्केल आगे पीछे खिसक जाता है। हमें जो 0 से 14 वाला स्केल 0 से 25 डिग्री तक मान्य रखते हैं, 25-30 तक मान्य रखते हैं, उससे ऊपर स्केल 14 का नहीं रहता, स्केल बढ़ जाता है। तो स्केल का आखिरी संख्या इधर से आया कि भाई मोहित और मैं हूं, मोहित अगर OH है, मैं H प्लस हूं, तो दोनों मिला के ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, इतने। अब ठीक है, आप सबको पता है हमारे पास मैथ की संख्या है 2 गुने 4 इक्वल टू 8, या हाँ 3 इंटू 3 9 बन गए। अगर मैं से 3 को 2 कर दूं तो मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा 9 लाने के लिए, इसे बढ़ाना पड़ेगा, या अगर इसे कम कर दो तो मुझे वापस से इसे बढ़ाना पड़ेगा। यही हमारे पीएच स्केल में होता है कि दोनों की संख्या 14 तक है, चलो स्केल 14 तक बन गया। उसके बाद अगर H प्लस बढ़ेगा तो OH को कम करना पड़ेगा, होना पड़ेगा। यही तो कहानी होती है हम लोग क्षार की। क्षार में H प्लस ज्यादा होते हैं, OH नहीं होते, बहुत कम होते हैं। और अगर जो क्षार होते हैं उसमें OH ज्यादा होते हैं तो H नहीं होते। ठीक है, अब मैं और इसी जितने भी फिर हमें बतानी है कि भाई ये एसिड है कितना स्ट्रॉन्ग है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, H प्लस आयन कितने सारे इसमें H प्लस आयन, तो कैसे पता चलेगा, इस वाले फॉर्मूले में रख के। इसलिए मैंने पहले आपको सांद्रता पढ़ाया। सब एग्जाम ये मान के चलो, जैसे कि क्वेश्चन है, जस्ट एक क्वेश्चन मान के चलो जस्ट कि 1.0 मोलरता का HCl सॉल्यूशन है, इसकी पीएच क्या होगा, इसका पीएच क्या होगा। तो आप ये मान के चलते हो कि पानी में जो HCl है वो टूट जाएगा H प्लस और Cl में, यही होता है।
इसका मतलब इसकी सांद्रता 1 थी, तो ये भी पानी में कितने मोल देगा? हाँ, अब इसका मतलब मुझे बता दो जल्दी से, इसका मतलब क्या होगा? 1.0 मोलरता का मतलब क्या है? 1.0 मोलरता का मतलब क्या है? डेफिनेशन के हिसाब से बताना, मतलब कि डेफिनेशन से आप क्या समझ रहे हो? अगर मैं कह रहा हूं किसी की सांद्रता 1.0 मोलरता है, तो इसका मतलब क्या है? उसमें 1 मोल घोला गया है 1 लीटर पानी में। यही डेफिनेशन है कि नहीं? हाँ सर। यही है हाँ सर। डेफिनेशन। तो अभी हाँ। मैं 1 लीटर पानी को साइड में रख दूं, उसे कांस्टेंट मानेंगे, भाई पानी चेंज नहीं होगा, 1 लीटर का 1 लीटर है, तो मोल कितने हैं HCl के? 1। तब ये टूटेगा तो कितने मोल देगा? 1, और ये भी 1 मोल निकलेगी। तो सांद्रता निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? सांद्रता निकालने का कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोल्स को ऊपर रखो, कितने मोल्स है ऊपर, पानी कितना है 1 लीटर, तो ये बन गया 1 मोल वापस इसी की तरह। अब इस पीएच वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो अभी मैंने आपको लॉग में सिखाया, तो हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बस हम इतना मान के चलेंगे कि ये पीएच हमारा 0 से 14 होता है। 7 से नीचे आ रहा है, इसका मतलब H+ की संख्या बढ़ रही है, 7 से ऊपर जा रहा है, इसका मतलब OH की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे कैसे रखते हैं, कैसे सवाल करते हैं, सब आगे का पार्ट है, हम आगे कभी नहीं बढ़ते। यहाँ तक मुझे बता दो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक आ गया, बस यहाँ तक काफी है। ये सब मैथमेटिकल टूल है, इस चैप्टर का नाम ही इंट्रोडक्शन है, मैथमेटिकल टूल। ठीक है सर। चलो अब ये पहले बताओ, एक सेकंड को। अब सब लोगों ने अच्छे अच्छे से तरंग के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने कोई भी आप लोगों ने सुना होगा कि थोड़ी थोड़ी बातें कि जो जैसे सूर्य की किरणें हैं या कोई भी एनर्जी है या कुछ भी है, आपने सुना होगा कि ये तरंग की तरह बिहेव करती है या कण की तरह बिहेव करती है। ये लाइन सुनी है कभी? हाँ सर। यस सर, यस सर। लाइन सुनी है ना? ओके, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले मुझे बताओ तरंग दैर्घ्य क्या होता है? क्या होता है? कोई तरंग कैसे बनाते हैं हम लोग? तरंग वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में जानेंगे कि वेवलेंथ क्या होता है, क्या होती है वेवलेंथ, हिंदी में क्या कहेंगे इसे? वेवलेंथ सुना वर्ड कभी? तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्घ्य पक्की बात है? यस नो सर, नो सर। तो क्या कहेंगे? सर पता नहीं। तो नो कैसे कह सकते हो बच्चे, ये पहले बताओ। ये कैसे कह सकते हो नो? क्या कहेंगे हम इसे? तरंग ठीक है, दैर्घ्य ऐसे ही सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? सही लिखा है मैंने, गलत लिखा है? अब हिंदी पूछ लो यार, तो इंग्लिश नहीं पूछना, हिंदी पूछ लो, बताओ जल्दी। नो सर, नो सर, सही नहीं लिखा है सर, सही। ठीक है, धैर्य वाला धैर्य नहीं, याद रखना, तरंग धैर्य वाला धैर्य नहीं है, दा आता है, दा आता है, वेवलेंथ। ठीक है, क्या है ये वेवलेंथ को पहले बताओ। जैसे कि ये वेव है, चलो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है, 2 तरीके की वेव होती है। ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हो मैथ में, एक यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एक यहाँ से स्टार्ट होती है। ये मैंने ज्यादा बड़ी बना दी, छोटी वेवलेंथ बनाते हैं। ये है तरंग, वेवलेंथ, वेव है, ये वेव है, तरंग है। अब मुझे बताओ कि वेवलेंथ क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है वेवलेंथ की? बहुत जल्दी से बताते रहो, वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? ये 2 पहाड़ दिख रहे हैं छोटे छोटे से,
हाँ सर दिख रहे हैं। ये नीचे वाले दो सर इन- पहाड़, ठीक है। तो बच्चे ये जो दो पहाड़ की दूरी होती है इसे कहते हैं वेवलेंथ। दो पहाड़ की दूरी जो होती है इसे कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। दो शिखरों के बीच की दूरी को कहते हैं वेवलेंथ। दिखाते किससे हम लोग? लैम्डा से। लेमडा लेमडा। ठीक है, लैम्डा से दिखाते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होने वाली है ये बता दो मुझे जल्दी से। यूनिट क्या होने वाली है SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ? SI यूनिट क्या होने वाली है ये बता दो जल्दी से। बहुत फुर्ती फुर्ती में आंसर दे दो, बेसिक चीजें पूछता हूं, बताओ SI यूनिट क्या होती है? अरे दूरी सर नाप याद रहे नहीं हैं, आ रही है। दूरी नाप रहे हैं तो मीटर में होनी चाहिए, सीधी सीधी सवाल। ओके सर। दूरी नाप रहे हैं तो मीटर में होनी चाहिए, है ना? यस सर। ओके, अब वेवलेंथ मीटर में हम यूज नहीं करते केमिस्ट्री में ज्यादा, बहुत बड़ी संख्या है। वेवलेंथ तो बहुत छोटी छोटी यूनिट होती है, वेवलेंथ तो बहुत सबकी बहुत छोटी छोटी होती है। तो हम लोग कुछ और यूज करते हैं, हम लोग एंगस्ट्रॉन यूज करते हैं। कभी सुना है एंगस्ट्रॉन के बारे में? हाँ सर। क्या होता यस है? सर। सुना है मीटर में कितना रिलेशन होता है एंगस्ट्रॉन का? 10 to the power minus 10 10 to the power minus 10। हाँ सही होता ठीक है, ये सही लिखा है मैंने? नो सर। बताओ क्या गलत करा मैंने? सर 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एग्जैक्टली, बिल्कुल। हाँ सर। अरे हाँ एंगस्ट्रॉन सर। छोटी संख्या है, मैं देखो किसी बड़े से छोटे में जा रहा हूं तो संख्या माइनस में कैसे आ सकती है? संख्या प्लस में आनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, तो अब यस सर। किताबों में अभी इस चीज को ऐसे लिख देते हैं 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये छोटी छोटी बातें ध्यान दिया करो कि कैसे एक बच्चे रटना चालू कर देता है। रटना कैसा? हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो बस 10 की पावर 10 होती है। एक और होता है पीकोमीटर, 10 की पावर 12 पीएम, प्रधानमंत्री वाला पीएम, पीकोमीटर, पीकोमीटर, ठीक है। यस सर। इसे उल्टा लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे 1 पीकोमीटर होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर। पीकोमीटर इस्तेमाल करते हैं, मीटर इस्तेमाल कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉन इस्तेमाल कर लेते हैं, बस यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बताओ मुझे वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर सुना है कभी? वेव नंबर तरंग संख्या, तरंग संख्या, तरंग संख्या। जल्दी से बताओ तरंग संख्या क्या होती है? दिख रहा है? सभी को दिख रहा है? यस सर। हाँ, क्या होती है यस सर। तरंग संख्या? क्या होती है? ये सब जो आपने अपनी नर्सरी एलकेजी क्लास में पढ़ा वही सब पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तरंग संख्या क्या होती है भैया? क्या होती है तरंग संख्या? सर एक मिनट में सर जितनी दूर तक तरंग दैर्घ्य होती है उतनी उन संख्याओं से तरंग संख्या कहते हैं। क्या 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 दोबारा बोलना बच्चे? 1 मिनट में सर जितनी दूर तक तरंग दैर्घ्य होती है, जितनी तरंग दैर्घ्य की लंबाई होती है उस तरंग संख्या कहते हैं। अच्छा, 1 मिनट में वो कुछ और कहते हैं, उसे हम शायद कुछ और कहते हैं, उसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसे आवृत्ति। प्रकाश का क्या याद आया कुछ? क्या सर? जो आपने डेफिनेशन बोली वो फ्रीक्वेंसी की थी। आवृत्ति की। हाँ, वो तरंग संख्या की डेफिनेशन नहीं थी, लेकिन तरंग संख्या की डेफिनेशन इससे जुड़ी हुई है। कुछ ऐसा मान के चलते हैं कि इतनी सी दूरी में, 1 मीटर की दूरी में जितनी वेव होगी, 1 मीटर की दूरी पे या 1 सेंटीमीटर की दूरी पे
जितनी आपकी वेव होगी उसे कहेंगे हम लोग तरंग संख्या। बात ठीक है? छोटे छोटे सिंपल सी लाइन लिखता हूं, 1 सेंटीमीटर की दूरी में जितनी तरंग आप गिनोगे उसे तरंग संख्या कहते हैं। कैसे इसे करते हैं, ये ऐसे बनाते हैं म्यू, ये वेव नंबर का ऊपर 1/लैम्डा। अब आप देखो लैम्डा आपका मीटर में था, तो ये किस में आएगा यूनिट? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स। और ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी सीजीआई यूनिट में, सीजीआई मतलब सेंटीमीटर वाली यूनिट में सेंटीमीटर इनवर्स बहुत देखने को मिलेगी। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा अब बच्चे चलो आपने डेफिनेशन बोली थी, तो आप मुझे बता दो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सर सीजी प्रकाश की क्या है? आवृत्ति। आवृत्ति। हाँ चलो हिंदी में पता है आप लोगों को, प्रकाश की आवृत्ति बता दो जल्दी से डेफिनेशन। सर हाँ यूनिट के लिए सर सीजीएस लिखा है कि सीजीआई? सीजीएस। सीजीएस दो तरीके की यूनिट होती है, सीजीएस होती है, एमकेएस होती है यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एक होती है एमकेएस यानी कि मीटर किलोग्राम वगैरह। तो सीजीएस एमकेएस में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे नहीं बोलते ऐसे सीजीएस में क्या यूनिट होती है। प्रकाश की आवृत्ति किससे दिखाते हैं? इसे दिखाते हैं किससे? म्यू से। क्या इसे पढ़ते हैं? म्यू, एन यू, न्यू करके पढ़ते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं पढ़ना बात सिखा रहा हूं आपको। म्यू क्या होती है? बच्चे ने डेफिनेशन अभी बोली थी कि क्या है, दोबारा रिपीट करना। कि भैया हम एक पॉइंट पे उंगली रखते हैं, हम एक पॉइंट पे उंगली रखते हैं और टाइम लगा के देख लें कि 1 सेकंड है, मैं 1 सेकंड का टाइम 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, वे 10 सेकंड के अंदर जितनी तरह ऐसे करके निकल जाएंगे मेरी उस पॉइंट से, मेरी उंगली लग रही है ऐसे निकलती रहेंगी, उसे मैं कहूंगा प्रकाश की आवृत्ति। आप लोगों ने देखा होगा टीवी वगैरह में सब मतलब दिखाते हैं मॉनिटर में हार्ट रेट, तो ऐसे चढ़ती है, ऐसे ऐसे चलती है। यस सर। तो आप समझ लो मैंने किसी पॉइंट में बीच में उंगली रख ली, अब मैं यहां से देख रहा हूं कि 10 सेकंड में कितनी वेव पास, कितनी तरह की पास हो रही है, उसी को मैं गिन लूंगा, उसकी आवृत्ति। ठीक है, कि जितनी तरंग एक पॉइंट से पास होती है गिवन दिए हुए समय में, उसे कहेंगे प्रकाश की आवृत्ति। और उसकी यूनिट क्या होने वाली है, क्योंकि तब ये यूज कर रहा है दिए हुए समय में, यानी कि पर सेकंड यूनिट क्या होगी? पर सेकंड। और हर्ट्ज, हर्ट्ज HERTZ, हर्ट्ज, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, हर्ट्ज, ये इसकी एसआई यूनिट होती है, हर्ट्ज। अब तुम फिर एक फॉर्मूला बनाते हैं अच्छा सा, चलो उधर बनाएंगे, बहुत ज्यादा फॉर्मूला। अच्छा ये बताओ, दो तरीके के आप कह सकते हो हमारे जो पूरी ब्रह्मांड है दो तरीके से बनी हुई है। एक बनी है एनर्जी ऊर्जा से, एक बनी है कणों से। दो तरीके की चीजें होती हैं। तो ये वाला बताओ, फोटोन का नाम सबने सुना है, जो सूर्य की किरणें आती हैं, फोटोन। हाँ सर। यस सर। तो फोटोन में कण होते हैं, ऊर्जा होती है। हाँ सर। क्या होती है? फोटोन में कण होते हैं, ऊर्जा होती है। हाँ ऊर्जा सर। होती है। ऊर्जा। ऊर्जा ऊर्जा। फोटोन का वजन तो नाप नहीं सकते हम लोग, ठीक है? तो ऊर्जा किसकी? फोटोन की।
की ऊर्जा कौन बताएगा? सिंपल सा फॉर्मूला है h न्यू। ये एक Yes, sir. फोटोन की ऊर्जा है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अब ये क्या है? एक फोटोन की ऊर्जा और h क्या है? h क्या है? h क्या है? सुना होगा आप लोगों ने, प्लैंक नियतांक। हाँ प्लैंक नियतांक। हाँ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? वैल्यू क्या होती है? 6.6 कुछ याद आया कुछ? 6 पॉइंट बताओ जल्दी से, फॉर्मूला वैल्यू बता दो। वो सर याद नहीं है। याद है बच्चे, याद है थोड़ा सा 6.0 6.616 या 36 कुछ थोड़ा सा याद करो। चलो ठीक है कोई बात नहीं। 10 की पावर -34 जूल सेकंड याद आया? आ गया सर, याद आ गया। हाँ और ये म्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति। आवृत्ति, ठीक है प्रकाश की आवृत्ति। यार क्लास कितने बजे? दूसरी क्लास का टाइम कभी होगा? चलो वही टाइम है सर एच जूल, हाँ बोलो एच जूल प्रति सेकंड है। क्या? एच जूल प्रति सेकंड है ना? एच जूल प्रति सेकंड है। मुझे समझ नहीं आई, आपकी आवाज गड़बड़ आ रही है बच्चे। जो एच है ना, हाँ जूल प्रति सेकंड है ना वो। क्या बोल रहे हैं? कोई समझाएगा मुझे? सर प्लांक की यूनिट। अच्छा वो जूल सेकंड है, जूल सेकंड, जूल सेकंड, जूल सेकंड। यूनिट आप किसी की भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे प्लांक की यूनिट कैसे निकालनी है? यहाँ पे देखो h का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E बटे म्यू बन जाएगा। E आपको पता है एनर्जी, एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा है किसमें होती है? जूल में होती है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है प्रकाश की आवृत्ति वो किसमें बताई थी मैंने? प्रति सेकंड में। तब ये प्रति सेकंड ऊपर जाके क्या बन जाएगा? सेकंड। ठीक है ऐसे किसी भी यूनिट को आप बना सकते हो। प्रकाश की आवृत्ति हो गया, फॉर्मूला ये हो गया। चलो अब हमें याद रखना है कि हमें पता है कि प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग किसके बराबर होता है? एच न्यू, वो न्यू अरे इनटू लैम्डा, लैम्डा सही है। हाँ हाँ सर, हाँ सर। प्रकाश का वेग प्रकाश की आवृत्ति और वेव तरंग के यानी तरंग दैर्ध्य के गुणे के बराबर। तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो न्यू क्या बन गया? c बटे लैम्डा। तो ये इक्वेशन 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आपस में मिलाओ तो हमें पता चल गया है E के बारे में h c बटे लैम्डा। c आप लिख लो प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग कितना होता है? कितना होता है? 3.2 10 की पावर 8 8 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपने सेंटीमीटर कर दिया तो 10 की पावर 10 कर लेना। ठीक है यहां तक बोर्ड में जितना भी लिखा है, किसी को कोई सवाल कोई दिक्कत? बोर्ड में जितना भी लिखा बोर्ड में जितना भी लिखा है, किसी को कोई दिक्कत कोई सवाल? नो सर। ओके चलो इसे उतारो, फिर मुझे बताओ कि यहाँ से हमारा मैथमेटिकल वाला कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक है एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चलो कौन सा क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
चलो इसे उतारो, पहले आप लोग इसे उतारो। यस सर। हाँ सर उतार लिया। उतार लिया? यस सर। चलो हाँ सर उतार लिया। क्वेश्चन करो, इसका नहीं है, अलग से है, ठीक है। ऐसे विलायक में 25 ग्राम में पदार्थ के, विलायक में 25 ग्राम में पदार्थ के 0.5 ग्राम को घोला जाता है। विलायक में पदार्थ की प्रतिशत मात्रा परिकलित कीजिए। सही आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सभी को, विलायक में 25 ग्राम में पदार्थ के 0.5 ग्राम को घोला जाता है। विलयन में पदार्थ की प्रतिशत मात्रा परिकलित कीजिए। आप ठीक है आवाज? विलायक 25 ग्राम। सर एक बार फिर से। अरे कोई सॉल्वेंट है, नहीं सर। सिंपल लिख लो। विलय, विलय हमारे पास 0.5 ग्राम, विलायक है 25 ग्राम, दोनों को मिलाया गया है, तो इसमें विलयन में पदार्थ की प्रतिशत बताइए। विलयन में पदार्थ की प्रतिशत बताइए, सिंपल। सही आवाज नहीं आ रही सर। सभी के साथ दिक्कत हो रही है आवाज वाली? हाँ सर सही आवाज नहीं आ रही आप। अच्छा, क्वेश्चन आते ही सही आवाज नहीं आ रही, वाह। ओके चलो मैं इसे लिख ही देता हूँ, मैं इसे लिख ही देता हूँ। मैं इसे लिख देता हूँ, ठीक है। छोटे शब्दों में लिखेंगे। छोटे शब्दों का मतलब कि जो विलय है वो 0.5 ग्राम है और विलायक है वो 25 ग्राम है। और सवाल ये है कि विलयन में पदार्थ की प्रतिशत मात्रा बताइए। अब आया समझ में? ओके सर आ गया समझ में। हाँ अब तो मैंने लिख दिया, पहले ही बोल देते कि सर लिख दो, जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी। प्रतिशत निकालना है, सिंपल। सभी करेंगे, सभी करेंगे। यहाँ पे कोई 9वीं 10वीं की क्लास नहीं चलेगी, चलो एक बच्चा कर रहा है वहां से बता देगा, फिर सर समझाएंगे। भाई फीस दे के आए हो, है ना, मेहनत करो। मैं तो सिंपल यही समझता हूँ कि मेरी फीस गई है, यानी मेरी मतलब आपकी, तो आप मेहनत करो। पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं, माँ बाप के पैसे मत बर्बाद करो। 2 मिनट 1 मिनट का सवाल नहीं था, कितना टाइम लग रहा है? प्रतिशत निकालना है मुझे विलय का, तो क्या होगा, ये विलय का वजन ऊपर रख दो, नीचे टोटल कर दो। सर इसे 100 से गुणा कर दो। सर हाँ बच्चे बोलो, आंसर बोलते रहो। 17.1। 25.5, ये इधर से इधर चला जाएगा, तो यानी कि 5/255 100 17.5। वाह वाह। नहीं नो सर 17.1। 17.1 द्वारा सर 1.96। हाँ 1.96। 17 कैसे आएगा? इसे जोड़ के देखो, इसे करो जरा सवाल। मैथ भी कमजोर है अब तो। चलो इसे खत्म करो जल्दी से। सबका वाकया तो बता
मुझे जल्दी से। सर मैंने सोल्यूट 5.5 ग्राम लिया था। हाँ बस यही तो गलतियां होती, ये गलतियां क्यों? ये गलतियां आगे चल के पता है कि कैसे सॉल्व होंगी, कैसे खत्म होंगी? कि जो आपको शीट मिलेगी, जो भी आपको शीट मिलेगी, ठीक है, वो उसे दबा के अच्छे से सॉल्व करना है। तो चाहे वो नीट का बच्चा हो, चाहे जेईई मेंस का बच्चा हो, ठीक है, उसे अच्छे से सॉल्व करना है। सर सीट हाँ बच्चे बोलो। सीट किसकी मिलेगी? सीट शीट्स मतलब बुकलेट वाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, सब कुछ मटेरियल मिलेगा ना। हाँ सर मिलेगा। हाँ तो बस फिर ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मैथमेटिकल टूल यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं इसे? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। परमाणु परमाणु संरचना, चलो जल्दी से बता दो परमाणु संरचना कैसी होती है, जल्दी से बता दो परमाणु संरचना कैसी होती है। सर परमाणु के अंदर नाविक होता है, वो परमाणु में एक नाविक होता है। नाविक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बोलते रहो बेझिझक बोलो, बोलते रहो, मैं सब सुनूंगा। उसके बाहर इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में सर घूमते रहते हैं। यही सर परमाणु की संरचना है। अच्छा ओके, चलो बढ़िया। देखो चलो गुड, आपने आंसर तो दिया एटलीस्ट। देखो होता है कि सब हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहां से? तो हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, तो सबसे पहले साइंटिस्ट वगैरह तो होते नहीं थे, तो सबसे पहले हमारे कौन थे? ऋषि मुनि, ठीक है। ऋषि मुनि हमारे साइंटिस्ट होते थे, फिलोसोफर होते थे। तो जैसे हमारे यहाँ ऋषि मुनि होते थे, वैसे वहां और भी नॉलेज वाली बातें करने वाले लोग होते थे, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा इन सबका नाम, मतलब ग्रीक्स के लोगों का, फिलोसोफर का, ओके। तो लगभग दोनों टाइम पे, सेम टाइम पे हमारे ऋषि मुनि और लोगों ने ये बोला कि भाई जो पदार्थ है वो हम उसे और टुकड़े कर सकते हैं। जैसे मेरा डस्टर एक पदार्थ है, इसे आप टुकड़े करते रहो, बहुत टुकड़े करते रहो, और एक आप ऐसी अवस्था में पहुंचोगे कि वो जो आखिरी कण होगा उसके आप और टुकड़े नहीं कर सकते। उस आखिरी कण को ग्रीक वालों ने नाम दिया एटम, और हमारे ऋषि मुनियों ने नाम दिया परमाणु। यही दिया था, ठीक है यहाँ तक? यस सर। परमाणु नाम दिया और ये एटम दिया। एटम का मतलब होता है कि अब इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। ये तो चलो ऋषि मुनियों वाली बात थी, उस टाइम कुछ था नहीं, कैसे सब साबित करते, है ना? कैसे देखते और टुकड़े करते भी जाते, तो माइक्रोस्कोप वगैरह भी नहीं था, कैसे देखते? ओके, सो उसके बाद फिर साइंटिस्ट वाले युग की शुरुआत हुई। साइंटिस्ट वाले युग में सबसे पहले अपनी थ्योरी किसने दी थी, कौन बताएगा? क्या सर? किसने? क्या सर, क्या बोल रहे हैं आप? साइंटिस्ट वाले युग में सबसे पहले अपनी थ्योरी किसने दी? डाल्टन। थेल्स ने? डाल्टन। डाल्टन। हाँ डाल्टन, ठीक है। डाल्टन की थ्योरी आती है। डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी भाई, बहुत मतलब अच्छी बात कही, स्कूल टीचर था, मतलब उस हिसाब से बहुत बढ़िया काम किया उसने। उसमें भी लेकिन एक चीज पे वो टिका रहा कि जो आपके पदार्थ है यानी कि मैटर है, उसे डिवाइड करते रहो तो एक ऐसी अवस्था में आप पहुंचते हो, उस अवस्था को आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। उसने भी वही लाइन यूज करी और उसने भी आखिरी पदार्थ का नाम दिया एटम। जो पहले ग्रीक वालों ने नाम दिया था एटोमोस, और तो डाल्टन ने उसे नाम चेंज करके क्या कर दिया? एटम। और हिंदी में भी परमाणु चल रहा है, परम अणु, तभी उसका नाम है परम अणु, मतलब उससे छोटा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। परमाणु डाल्टन ने नाम दिया, ठीक है। बाकी सब कुछ बढ़िया था। उसने 2-3 थ्योरी, एक तो उसी में अपने पोस्टुलेट्स का मतलब जो बातें बोली, उसमें 2-3 बातें और भी गई थी, वो आज भी अच्छी बात है। जैसे कि एक पहला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
मतलब उसने लाइन बोली थी कि किसी भी रिएक्शन में मास आपका नहीं बदलता, वो सिर्फ चेंज होता है। कि अगर मैं ए और बी दोनों को आपस में रिएक्शन करवा रहा हूं और मुझे आंसर सी मिल रहा है, तो जो सी का वजन आएगा वो ए और बी के बराबर आएगा। सही बात है ये बात? यस सर। आज भी ये बात ठीक है, ठीक है। एक ये वाला था, और उन्होंने और दूसरी लाइन ये बोली थी कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करता है तो वो एक फिक्स मतलब नियत बिल्कुल उसमें रेशो में करता है, फिक्स्ड रेशो में करता है, ठीक है, फिक्स्ड मात्रा में करता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो 2:1 में मिलते हैं। ये बात पता है? मात्रा के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, नंबर के हिसाब से बोल रहा हूँ। जैसे नंबर 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, रेशियो फिक्स है इन लोगों का, ठीक है, ठीक है। तो उसकी ये वाली बात गलत होगी। कौन सी? जो पदार्थ को आप और डिवाइड नहीं कर सकते, एटम तक आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आगे चल के साइंटिस्टों ने देखा कि भाई सब एटम को हम आगे चीजें और खोज होती हुई, कौन सी खोज होती रही? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज होती रही। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा और भी बहुत खोज हुई है, पता है? बहुत सारे पार्टिकल है, 13-14 तरीके के पार्टिकल होते हैं, इन्हें कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल परमाणविक, ठीक है, परमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आप जानते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आप जानते हो। उसके अलावा पोजिट्रॉन होता है, एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है, मेसॉन होते हैं। मेसॉन भी 2-3 तरीके के होते हैं, पाई नेगेटिव, पाई पॉजिटिव, ये सब आप लोगों ने नहीं सुना, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कम से कम थोड़ी बहुत तो हमें पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा थोड़े बहुत एक तो पता होना चाहिए। पोजिट्रॉन क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, मेसॉन क्या होता है, 2-3 हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तब ये खोज हुई तो डेल्टन वाली थ्योरी गलत साबित हुई। तब पहले हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम इस खोज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे कि किसने की, कैसे हुई। पॉइंट 1। पॉइंट 2, चलो खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की हमें खोज मिल गई। खोज मिलने के बाद अब साइंटिस्टों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो गई कि इन लोगों को हम बताएं कैसे कि कैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोगों के दिमाग में अभी है, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एटम की संरचना क्या होगी, आप लोग झट से बोल दोगे कि सर नाभिक होता है, नाभिक में अंदर प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, यही बोलोगे? यस सर, बोलेंगे, यही बोलेंगे। यस सर। यही बोलेंगे ना। तो ज्यादातर ये बात भी ठीक है, ठीक है, ये बात भी ठीक है। तो ये आई कैसे? ये किसी साइंटिस्ट ने दी होगी। तो यही ये आंसर आने से पहले की क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं मैं, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ कि उस टाइम उनके पास ये दिक्कत थी कि अरे जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई है तो मैंने बताया कैसे कि कौन कहां होता है, कैसे होता है। तो इस सब को बताने के लिए मॉडल्स आए, ठीक है। मॉडल्स मतलब जो उन्होंने थ्योरी दी कि इलेक्ट्रॉन इतनी दूरी पे है या प्रोटॉन इतनी दूरी पे है या क्या, कैसे, सबकी संरचना क्या है, सबकी थ्योरी है, ठीक है। फिर हम थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। थ्योरी पढ़ेंगे सबसे पहले डाल्टन की थ्योरी, आप पढ़ चुके हो बचपन में। डाल्टन के बाद जो अच्छी सी थ्योरी आती है वो किसकी आती है? जे थॉमसन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? यस सर, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। 12वीं वालों ने सुना होगा, 11वीं वालों ने नहीं सुना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बिल्कुल नया है। 11वीं वालों प्लीज अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो सच में बहुत बुरे फंस जाओगे। जितना हो सके समझ में नया सवाल पूछो। मैं मानता हूँ 10वीं से 11वीं का बच्चा आता है, बिल्कुल उसके लिए ऐसा होता है अभी वो अपने घर के स्विमिंग पूल में खेल रहा था और एकदम से मैंने उसे नदी में छोड़ दिया, समुद्र में छोड़ दिया, इतना चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो फंस जाओगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। 10वीं से मैं भी 11वीं में तब आया था, एकदम से बहुत चेंज हुआ था और मैं थोड़ा सवाल कम पूछता था तो मैं फंसा भी था। मैंने बातें इतनी जल्दी सुधार लिया था। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप भी जल्दी सुधार लो इस चीज को। सवाल पूछो, समझ में नहीं आए मुझसे 10 बार पूछो सर, क्योंकि जो हमारे साथ 12वीं वाले बच्चे भी हैं वो हाँ इसलिए बोल रहे हैं कि उन्होंने पढ़ लिया लेकिन आपने नहीं पढ़ा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि पूछना मुझसे, और मैं बताऊंगा, मैं बिल्कुल आराम से लेके चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर में फिर हम मॉडल्स पढ़ेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवरी के बाद इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अरेंज कैसे करें, कैसे बताए कि कौन किनके अंदर होता है, कौन किनके बाहर होता है, कैसे इनकी ऊर्जा हम लोग स्थिर रखें, ये सब मॉडल्स पढ़ेंगे। मॉडल्स में जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड तक तो बहुत आसान है, फिर उसके बाद बोर आता है,
ठीक है, बोर के बाद भी और मॉडल आए हैं, इस बीच में भी मॉडल और आए हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, ज्यादा चले नहीं, तो हम लोग सिर्फ काम के नाम, जो नामी चीजें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि जो एनर्जी होती है किसी भी चीज को दो हिस्सों में देखा जा सकता है, एक कण वाले हिस्से में और एक तरंग वाले हिस्से में, पार्टिकल और वेव। याद, अभी मैंने डिस्कस भी किया था, याद है चीज सर? ठीक है, तो तरंग वाले हिस्से में के हिसाब से ये जो जितने भी मॉडल थे जो मैंने भी आपको डिस्कस करे, ये थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड, ये सब एक तरंग को पार्टिकल मानते थे, कण वाला मॉडल मानते थे। फिर उसके बाद इन सब के बाद भी नया मॉडल आया, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, बहुत फेमस है क्वांटम। वर्ड सुना है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम? यस सर। क्वांटम वर्ड सुना होगा, बहुत सुना होगा। ठीक है, अगर आपने मूवी देखी होगी मार्वल वालों की, आयरन मैन वगैरह, ये सब तो उसमें बहुत बोलते हैं क्वांटम वर्ड इतना फेमस। ठीक है, तो ये लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या मानते थे, ये लोग अब जो अब चलता है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में आप हायर स्टडी करोगे तो क्वांटम मैकेनिकल एक अलग पार्ट बना दिया गया, अलग भर के पढ़ोगे आप। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो लोग उसे पार्टिकल की तरह मानते हैं, तरंग की तरह मानते हैं। ठीक है, उससे फिर तरंग की तरह मानते हैं और आगे चल के ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो पहले थ्योरी है, फिर इसमें फॉर्मूले भी हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, तरंग मानते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपको सब ये लिखने में लिख के भी बताऊंगा कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्वांटम मैकेनिकल के बाद फिर हम लोग इसमें मैथमेटिकल एक कंसेप्ट देखेंगे, कौन कौन से मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। फिर दो चार अलग अलग से एक टर्म आएगी, पॉली प्रिंसिपल, हाइसेनबर्ग का प्रिंसिपल। हाइसेनबर्ग में आपको बता देता हूँ क्या कहता है। हाइसेनबर्ग में जो आप लोग मानते हैं ना ये वाला कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं चारों तरफ, ये वो, हाइसेनबर्ग उसे नकार देता है। हाइसेनबर्ग कहता है कि भाई इतने छोटे कण की आप एक साथ उसकी वेलोसिटी और उसका प्रकार, उसकी जगह आप बता ही नहीं सकते दोनों एक साथ, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। आप किसी में से दोनों में से एक ही चीज बता सकते। ठीक है, तो हाइसेनबर्ग के प्रिंसिपल के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सब चीजें, चैप्टर बहुत बढ़िया होने वाला है, लेकिन चैप्टर इसे बढ़िया आप लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बढ़िया, मुझसे अगर समझ में ना आए उसी मोमेंट में सवाल पूछ के, तो ये जो मैथमेटिकल टूल यहाँ पे खत्म होता है। और जो बाकी फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग ये नई एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बताओ जी, जो हमने मैथमेटिकल चैप्टर पढ़ा है, इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसमें सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर आ गया सर। ठीक है, नहीं सर, ये बोल रहे हैं सर। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता हूँ, मेरी बात पढ़ाई की चीजें आपको समझ आ रही होंगी। जी सर एक क्वेश्चन सर। आप पूछो। ये बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन से भी छोटी चीज होती है कोई? हाँ बच्चे, मैंने बोला ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा बहुत सारे 14 तरीके के पार्टिकल है टोटल। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बना होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे बने होंगे, न्यूट्रॉन कैसे बने होंगे, पता है? न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके एक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके एक प्रोसेस होता है जिससे न्यूट्रॉन बनता है। ठीक है, तो अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल मेसॉन करके होता है, अगर आप गूगल करोगे तो आप देख लो, उसमें आप लिखना एंटी न्यूट्रॉनो, पोजिस्ट्रॉन, मेसॉन करो गूगल तो आपको पता चल जाएगा। ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पार्ट है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री नाभिकीय केमिस्ट्री, तब आप पढ़ोगे अच्छे से तब आपको समझ में आएगा। नाभिकीय केमिस्ट्री हम लोग दो तरीके की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, एक होती है जो हमारी रसायन होती है नॉर्मल, उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का लेना देना चल रहा होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है हमारे पास, और एक अलग होती है नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं, सीधा नाभिक चेंज हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा वो रिएक्शन कि यूरेनियम आपका किसी और में बदल जाता है, सुना है बात? यूरेनियम टूट के दो अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट में बदल जाता है। हाँ सर हाँ, उसे कहते हैं नाभिकीय रिएक्शन। बच्चे वो सिर्फ एक ही चैप्टर है आपके में, आप उसे पढ़ोगे अच्छे से कि कैसे ये टूटा, कैसे इसमें से न्यूट्रॉन निकले, या एक एलिमेंट होता है उसमें न्यूट्रॉन को अगर टकराओगे तो उसमें से दूसरा एलिमेंट निकल के बाहर जाता है। 90 के बाद जितने भी एलिमेंट है जो नेचुरल मिलते हैं यूरेनियम तक, सारे के सारे एलिमेंट हमें मिलते हैं नेचुरल, लेकिन यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में आपको दिख रहे हैं ना बच्चे 118 तक, वो सारे के सारे लैब में बनाए गए। अब लैब में कैसे बनाएंगे, लैब में क्या होता है, जो एक नया एलिमेंट रखा, नॉर्मल एलिमेंट रखा, उसमें हम लोगों ने
न्यूट्रॉन को बहुत स्पीड से उससे टकराया न्यूट्रॉन को, तो नया एलिमेंट बना। ठीक है, सारा का सारा लैब में बनाया। अगर आपने मूवी देखी होगी, जैसे कि एग्जांपल दे दूं मैं, मूवी का एक नाम है आयरन मैन। आयरन मैन शायद सेकंड है, आयरन मैन सेकंड में उसका आयरन मैन पिक्चर थोड़ी बहुत अगर आप देखते हो, मतलब उसमें क्या होता है, उसके यहाँ पे वो होते हैं हार्ट, ठीक है, उसकी जो उसके अंदर मेटल की प्लेट होती है वो जंग लग रही होती है, कुछ भी मान लो, उसकी पूरे शरीर में जहर फैल रहा होता है, तो वो नया एलिमेंट का आविष्कार करता है। तो एक नया एलिमेंट ऐसे रखता है, एक एलिमेंट रखता है पुराना, और उसमें ऐसे बहुत स्पीड की किरणें फेंकता है उसके ऊपर, और वो नया एलिमेंट के अंदर कुछ चेंजेस होती है, नाभिकीय चेंजेस होते हैं, और वो नया जो अपने उसने उसने पदार्थ रखा था उसमें नाभिकीय चेंज होते हैं, और वो नया पदार्थ बन जाता है, एलिमेंट बन जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं नाभिकीय रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं है, आप पिक्चर देखने मत बैठ जाना, जैसे एग्जांपल दे रहा है। देख ली सर, देख ली। है ना, उसमें यही होता है। हाँ सर। तो बस चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चलो बाय सर। हाँ बच्चे बोलो। सर अपना कांटेक्ट नंबर दे दो सर, पिछली प्रीवियस क्लास में सर कोई डाउट हो पूछ लूंगा सर। ग्रुप में है बच्चे दिलीप के नाम से, फिर भी लिख लो आप लोग 9716। दिलीप साहू सर। हाँ दिलीप साहू सर ग्रुप में सर पता नहीं पड़ रहा सर। 9716245252। ठीक है, दूसरी क्लास का टाइम हो गया, आप उस क्लास को अटेंड करो। ठीक है, चलो बाय। यस सर।